हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। अभी तक हमने साइंस के काफ़ी कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में हमारी आँखों के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में और लेंस के बारे में बात की थी। हमारी बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है, जो कि हमारे कान होते हैं, राइट। हमारे ईयर्स होते हैं। तो आज हम साउंड और अपने कानों के बारे में बातें करेंगे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे द्वारा एक एसएससी का जीए कोर्स लॉन्च किया गया है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके को वहां पे कवर किया गया है विद पीवाईक्यूज। तो आप उस कोर्स को परचम के एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ होंगे कि किसी एक पार्ट में ही दिक्कत आपको फील होती होगी, तो आपको इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप साइंस अकेले का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे परचम के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में। लेकिन कोई भी साउंड, हमारी सराउंडिंग में जो भी आवाज आती है, उसको सुनने में मदद हमारे कान करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपने कानों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम साउंड के बारे में देखेंगे कि साउंड कौन सी वेव होती है, साउंड का नेचर कैसा होता है, कितने प्रकार के साउंड होते हैं, और इसके अलावा साउंड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साउंड किन किन, इनकी स्पीड जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। इतनी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में दो क्वेश्चंस भी, दो या फिर एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में है, उसका आंसर भी आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में, जो कि हमारी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी को सुनने से ज्यादा, मतलब आपकी सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनको सुनने में तो मदद करता ही करता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करने में। तो ह्यूमन ईयर का क्या काम है? तो चीजों को, एक सेंस ऑर्गन है, आवाज को सुनने के लिए, वॉइस को डिटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ह्यूमन ईयर की जरूरत होती है। आप बोलेंगे मैडम बैलेंस कैसे? अभी हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं हमारे कान हमारी बॉडी को, ठीक है। हमारे कानों में जो आउटर पार्ट जो आपको दिखाई देता है, ये आउटर पार्ट जो है ये पिना कहलाता है, जो कि विजिबल पार्ट होता है। और ये पिना जो है वो हमारी सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका साइज इस तरीके से बड़ा हुआ होता है जिससे मैक्सिमम साउंड को ये कलेक्ट कर सके। तो पिना का काम क्या होता है? हमारी सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट करना। जैसे अगर किसी में पिना नहीं है तो वो सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब साउंड कलेक्ट नहीं होगी तो इंटरनल एयर तक तो वो पहुंचेगी ही नहीं साउंड। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं सांपों के बारे में, तो सांपों में पिना नहीं होते, कान होते हैं लेकिन पिना नहीं होते हैं उनके। आप लोगों ने मूवी देखी होगी कि सपेरा आता है, बीन बजाता है और सांप चला आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। जब किसी टोकरी में सांप रखा हुआ है नाग पंचमी वाले दिन, और जब सपेरा जो बीन बजा रहा है, तो वो वाइब्रेशन जो जमीन में वाइब्रेशन होता है ना, उस वाइब्रेशन को सांप फील करता है और उस तरीके से वो मूव करता है। उसे, उसके कान में पिना नहीं है कि वो साउंड को कलेक्ट कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो याद रखेंगे, सांप जो होते हैं उनमें पिना नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में पिना होता है। पिना आउटर एयर का हिस्सा होता है जो विजिबल पार्ट होता है, और ये साउंड को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, काम करता है। ये देखिए, ये आउटर पार्ट जो है वो पिना कहलाता है, जो कि आने वाली साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। तो हमारे जो कान होते हैं वो तीन पार्ट से मिलकर बने हैं। ये आउटर एयर है, इसके बाद ये मिडिल एयर, और ये आपका इनर एयर कहलाता है, ठीक है। तो तीन हिस्सों से आपके कान बने हुए हैं, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक और वर्ड कई बार सुना होगा, कान का पर्दा तो ये जो कान का पर्दा तक का एरिया है ना, इतना, ये पूरा आपका आउटर ईयर कहलाता है। ये जो दिख रहा है ये कान का पर्दा है। आइए इनको देखते हैं। तो ये तो हो गया पिना, जो कि साउंड को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दिख रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है, इसको ही कान का पर्दा कहा जाता है। तो ये पूरा आपका आउटर पार्ट हो गया। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल हो गई। जो भी साउंड यहाँ पे पिना ने कलेक्ट किया, वो साउंड इसी कैनल से, इसी ट्यूब से मूव करते हुए हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराता है, मतलब कान के पर्दे से टकराता है। और जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है तभी हम साउंड को सुन पाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, कान के पर्दे में छेद होगा ना, तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। इसका मेन काम यही है कि जो साउंड सिग्नल आते हैं उनसे वो क्या होता है, ये वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो आउटर ईयर में आपने क्या क्या देखा, पिना होता है जो साउंड को कलेक्ट कर रहा है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल होती है जिसके जरिए साउंड वेव अंदर की तरफ जाती हैं, और फिर ये टकराती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ये हो गया आपका आउटर ईयर। अब मिडिल ईयर में आपको तीन बोन्स मिलेंगी। कौन कौन सी? देखिएगा,
मेलिस जो कि सबसे बड़ी बोन हो जाएगी, इनकस और स्टेपीज। और आपने पढ़ा भी हुआ होगा कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि हमारे कानों में प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो मिडिल ईयर होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, मेलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। तो यहाँ पे जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है तो मेलिस में वाइब्रेशन होता है, मेलिस से अटैच कौन है, इनकस, तो इसमें वाइब्रेशन होगा, और इसमें जब वाइब्रेशन होगा तो स्टेपीज में वाइब्रेशन होगा। और ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारे जो वाइब्रेशन सिग्नल है ना उनको एम्पलीफाई करने का काम भी करेगा। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं और कोई व्यक्ति स्टेज पे कुछ बोल रहा है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। वहीं अगर वो व्यक्ति माइक का यूज करके कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज, उसका साउंड दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया। मतलब जैसे ये सिग्नल था, जब इसको एम्पलीफायर से पास कराओगे तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम ये वाला पोर्शन आपका करेगा। तो इस तरीके से आपके जो साउंड सिग्नल आ रहे थे, वाइब्रेशन जो आ रहा था वो एम्पलीफाई हो गया। अब स्टेपीज के बाद आपका इनर ईयर शुरू हो जाता है। ये पूरा आपका इनर ईयर कहलाता है। इसमें ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोक्लिया है ना। यहाँ से आपके वाइब्रेट सिग्नल आते हैं, एक प्रेशर सिग्नल को महसूस करता है और इन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो वाइब्रेशन से सिग्नल आए हैं ना, प्रेशर सिग्नल, उनको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन में जाएंगे। और ब्रेन मदद करेगा कि आप जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। देखिए हमारे कान का जो सेंस ऑर्गन सिस्टम है वो सुपर कंप्यूटर्स भी फास्ट है। जैसे मैंने कुछ बोला तुरंत आपके ब्रेन ने उसको कैप्चर कर लिया, है ना। कितना फास्ट हुआ, पिना ने वॉइस को कलेक्ट किया, फिर ये वॉइस जो है वो इस कैनल के जरिए गई और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराई, वहां पर वाइब्रेशन हुआ और फिर ये जो हमारी इनर ईयर की बोन्स थी उनमें वाइब्रेशन हुआ, इन्होंने सिग्नल को एम्पलीफाई किया और फिर कोक्लिया तक ये सिग्नल पहुंचा और फिर हमारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और हमारे ब्रेन को पहुंचा और ब्रेन ने हमारी आवाज को आइडेंटिफाई कर लिया, शब्दों को समझ लिया। तो इस तरीके से हमारा कान काम करता है। ये ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नर्व सिग्नल्स है जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे नर्व दिख रही है जिसका नाम है वेस्टिबुलर नर्व। दिख रहा है ये नर्व अलग से कान में लगा हुआ है। अब इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप जिंदा रह सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर सुनाई नहीं दे रहा है। बस यही है ना, चीजें सुन नहीं पाओगे। लेकिन अगर ये वेस्टिबुलर नर्व नहीं होते तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। ये जो नर्व है इसमें लिक्विड भरा होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब इस तरीके से आप समझिए कि ये एक नर्व है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं और नर्व्स जो सेल है वो नर्व जो है वो यहां से उलझी हुई हैं। अब आप जब चलते हैं तो इस लिक्विड में मूवमेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स में भी मूव होता होगा। ठीक है, मान लेते हैं आप लेफ्ट की तरफ गिर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है और जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये नर्व सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, सेरेबेलम में जाएंगे। सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम को ऑर्डर देगा, सेरेब्रम के पास सिग्नल जाएंगे तो उसको पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है वो लेफ्ट की तरफ गिर रही है, तो वो राइट पोर्शन को बोलेगा, वहां की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे आप सीधे हो सको, जिससे आप गिरो ना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और बार समझते हैं। मान लेते हैं आप राइट साइड पे गिर रहे हो तो आपका जो लिक्विड है कानों में भरा हुआ वो राइट साइड में चला जाएगा। तो ये सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, सेरेब्रम के पास जाएंगे और सेरेब्रम लेफ्ट पोर्शन को ऑर्डर देगा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिससे आप स्टेबल पोजीशन पे आ सको। इस तरीके से हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम वेस्टिबुलर नर्व करती हैं। तो हमारे कानों का मेन फंक्शन अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले तो बिल्कुल मत लिखना कि सुनने का काम हमारे कान करते हैं, तो सेकेंडरी काम है उसका। प्राइमरी काम उसका होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करना। तो बॉडी के बैलेंस के लिए हमारे कान बहुत जरूरी होते हैं, साथ ही साथ सराउंडिंग की जो भी वॉइस है, आवाज है, उसको सुनने में का भी काम हमारे ईयर करते हैं। तो आपने क्या सीख लिया, कान जो है हमारे वो 3 पार्ट से मिलके बने हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में आपने पिना देखा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखी। मिडिल ईयर में क्या मिल जाएगा, मेलस, इनकस और स्टेपीज मिल जाएगी। स्टेपीज हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन हो जाएगी। और फिर इनर ईयर में आपको कोक्लिया मिलेगा और आपको वेस्टिबुलर नर्व्स मिलेंगी। इस तरीके से पूरा ह्यूमन ईयर होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई और इस तरीके से हम सिग्नल्स को सुन पाते हैं।
अब बात हो रही है साउंड पासेस थ्रू द ट्यूब इज कॉल्ड द ऑडिटरी कैनल, जिसके बारे में हमने बात की। ईयर ड्रम, जिसको हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा, वो वाइब्रेट होती है, जो भी साउंड वेव उस पर इंसिडेंट होता है, वाइब्रेशन उसके बाद एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफिकेशन के बाद जो है हमारी कानों की बोन्स, उससे वाइब्रेशन होते हुए ये इनर ईयर तक जाता है, जहां पे प्रेशर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होकर हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरे कान की फंक्शनिंग होती है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसके पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं साउंड के बारे में, क्योंकि मुद्दा तो वही है। सो हम बात करेंगे साउंड के बारे में। तो साउंड क्या है? एक वेव है, ठीक है। कैसी वेव है? तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है जो कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। इसको चलने के लिए लेकिन मीडियम की जरूरत होगी। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों मीडियम में आपकी साउंड वेव ट्रेवल कर सकती है। लेकिन याद रखना है, वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। यही तो रीजन है, अगर चंद्रमा पे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं तो वो आपस में बात नहीं कर सकते, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं मतलब कोई मीडियम नहीं है। जैसे कि दो पर्सन बात कर रहे हैं तो बीच में एयर है ना, और एयर एक मीडियम का काम कर रही है जिससे साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन अगर मीडियम ही नहीं है तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेंगी। तो आपने क्या सीखा? साउंड क्या है? एक वेव है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशन के जरिए जो है वो पार्टिकल्स मूव होते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड नीड टू मीडियम टू प्रोपोगेट, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने वेव्स के बारे में बताया, तो दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव होती हैं जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर थ्रू द मीडियम होता है, मतलब किसी मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव को ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिनको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती। फॉर एग्जांपल सन की लाइट, तो सन की लाइट, सन कितना दूर है, वहां से लाइट अर्थ सरफेस पे आ रही है, राइट, लेकिन बीच में स्पेस भी था, वैक्यूम भी था, लेकिन वहां से भी लाइट ट्रेवल करते हुए अर्थ सरफेस पे तो पहुंची। मतलब लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहीं साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव होता है। क्लियर? अब मैकेनिकल वेव को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वहीं आपका जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि साउंड मैकेनिकल वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ये दो डिफरेंशिएशन आपको याद रखने। यहां से क्वेश्चन, आप प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ताली बजाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लैप किया, तो क्लैप करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे उनमें वाइब्रेशन हुआ, एनर्जी आई, वाइब्रेशन हुआ। एक पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ, उसने पड़ोसी को धक्का दिया तो पड़ोसी में एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो भी वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने पड़ोसी को धक्का दिया, उसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई, वो भी वाइब्रेट होने लगा। तो इस तरीके से पार्टिकल से एनर्जी ट्रांसफर होते जाती है और वाइब्रेशन होता जाता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन और सिग्नल का या वेव का फ्लो होने का डायरेक्शन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे एक पार्टिकल था, इसमें एनर्जी आई, इसने एनर्जी ट्रांसफर करी अगले पार्टिकल को, अगला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसने एनर्जी ट्रांसफर की अगले पार्टिकल को, अगला पार्टिकल जो है मूव हुआ। मतलब पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है उनका डायरेक्शन और वेव के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों सेम है। मान लेते हैं रेड पार्टिकल है, देखिए वेव के साथ उसी डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है ना। तो पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन और वेव के फ्लो होने का डायरेक्शन जब दोनों सेम होते हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्लियर? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जब पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन और वेव के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। देखिए पार्टिकल और वेव के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव होती है और आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो कौन सी वेव है, आपकी साउंड वेव है। अब एक और छोटा सा डिफरेंस पता है क्या होता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं।
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है ना वो सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पे, जैसे कि पानी से भरा हुआ टैंकर जा रहा है, तो पानी से भरा हुआ जब टैंकर मूव करेगा तो ऊपर की तरफ कुछ वेव्स बनेंगी, वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। या आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, नदी में आपने पत्थर मारा है, एक स्टोन फेंका है, तो वहां पर जो सरफेस पे वेव बनेंगी वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो वाटर के सरफेस पे या किसी लिक्विड के सरफेस पे, साथ ही साथ सॉलिड में जो वेव ट्रेवल करती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब ट्रांसवर्स वेव लिक्विड और गैस के अंदर ट्रेवल नहीं करती, केवल सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे ही ट्रेवल करती हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, transverse wave are always characterized by the particle motion being perpendicular to the wave motion, and the longitudinal wave is a wave in which particle of the medium move in the direction parallel to the direction that the wave move। तो इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। तो लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इतनी सी कहानी थी। आइए अब हम बात करते हैं साउंड के टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास जो 3 प्रकार के साउंड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। हम कुछ भी सुन पाते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी आवाजें हो रही है, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अभी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, है ना, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं चिल्ला रही हूँ जो भी है, तो हमारी कानों की एक रेंज होती है कि उस रेंज के सिग्नल्स को ही हम सुन सकते हैं, और जिन रेंज के सिग्नल को हम सुन सकते हैं उसे हम ऑडिबल साउंड के नाम से जानते हैं, और ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। इसको हम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमारा जो ऑडिबल रेंज होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें हम नहीं सुन सकते, उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। कुछ साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना का मतलब होता है कि उस साउंड में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी भी सिग्नल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो अगर पूछ लिया जाए कभी इन तीनों साउंड में कौन से साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी भी ज़्यादा किस में होगी? अल्ट्रासोनिक साउंड में होगी। तो कोई भी साउंड जिसकी रेंज 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है, उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और इन्हें भी हम नहीं सुन सकते। मतलब ना हम इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं और ना ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। हमारी रेंज केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की ही होती है। क्लियर हो गया? ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज है। इसके नीचे जाओगे तो इंफ्रासोनिक साउंड है, इसके ऊपर जाओगे तो अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगा। अब इंफ्रासोनिक साउंड, जैसे कि जो वॉल्केनो इरप्शन होते हैं, है ना, उस समय जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आपको इंफ्रासोनिक साउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन साउंड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनमें एनर्जी ज़्यादा है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन में हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो एलिफेंट्स को सुनाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो बैट और डॉल्फिन इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैट जो है वो इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं मेरे पास एक छोटी सी वॉच है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और वो अंदर से उसमें डस्ट लग गई है। अब उस डस्ट को क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, वॉचेज़ हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर एक पानी से भरा हुआ कंटेनर है, उसमें से आप अल्ट्रासोनिक साउंड को गुजारते हैं, तो उसमें एनर्जी है, तो वो एनर्जी वाटर ले लेगा ना, तो पानी गर्म किया जा सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड से। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। कोई भी मेटल है, अगर उसमें क्रैक है, तो किसी भी मेटल के क्रैक को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए। इसके अलावा जैसे कि मान लेते कोई कारखाना है, कारखाने की जो फैक्ट्री है उसमें एक चिमनी लगी हुई है, और चिमनी में जो है यहाँ पे कोल फिक्स हो गया है, तो इसको हटाने के लिए, इस कार्बन को हटाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। साथ ही साथ सोनार,
सोनार में हम जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, और जो चमगादड़ होती है, बैट होती है, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती है। अब कैसे और क्या वो हम देख लेते हैं। सोनार का मतलब समझते हैं पहले। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस, ठीक है, जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करता है। बेसिकली नेविगेशन पर्पस में हम सोनार का यूज़ करते हैं। जो हमारी सबमरीन्स होती हैं उनमें सोनार फिट हुआ होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाटर है और वाटर में हमारे यहाँ पे कोई सबमरीन है। अब कोई रॉक कितने नीचे है, या रॉक का डिस्टेंस कितना है, या दूसरी जहाज या सबमरीन कितनी दूर है, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए सबमरीन में एक डिवाइस कनेक्ट होता है जिसका नाम होता है सोनार। ये सोनार अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को भेजता है और ऑब्जेक्ट से टकराकर ये सिग्नल्स जो हैं वो वापस रिटर्न होके आते हैं, और यहाँ पे लगे हुए मॉनिटरिंग डिवाइस बता देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके से सोनार का यूज साउंड नेविगेशन और रेंजिंग में करते हैं, और वहां पर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। इन्हीं वेव का यूज बैट या चमगादड़ भी करती हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। वो तो क्या करती हैं, इन अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को चारों डायरेक्शन में भेजती हैं। और मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उससे वो सिग्नल टकराया और टकरा के लौट कर आया, तो बैट को पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे। इनफैक्ट वो उनका साइज भी देख लेती हैं, समझ लेती हैं कि वो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड के एप्लीकेशन होते हैं। इसके अलावा मेडिकल पर्पसेस में भी, जैसे कि सोनोग्राफी वगैरह करने में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना अल्ट्रासाउंड के बारे में, वही सोनोग्राफी के बारे में। तो उसमें भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी भी ज़्यादा और इनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या सीख लिया कि हमारे पास 3 प्रकार के जो है साउंड है। कौन कौन से हैं? एक है इंफ्रासोनिक साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। एक होते हैं ऑडिबल साउंड जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होती है। और तीसरे होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड जिनकी रेंज 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रिक्वेंसी किस में होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड में होती है। क्लियर? तो ये तो हो गया साउंड के बारे में कुछ बातें। तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमारे कानों के बारे में सीख लिया। आउटर ईयर क्या था? पिना था। इनर ईयर में 3 बोन्स थी, और हमारा फिर मिडिल ईयर में 3 बोन्स थी, और हमारा जो इनर ईयर था वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड था, ये हमने देखा। फिर हमने क्या सीखा कि हमारा जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और फिर हमने इनके टाइप्स देख लिए। आइए अब अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। आप लोग ने ऐसे लोगों को सुना होगा, यार ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, धीमे बोलो, हल्ला मत करो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। या हम ऐसा भी देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है, राइट, जबकि लड़के जो होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की, जो कि इन फैक्टर्स पे होती हैं: इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच और डॉपलर इफेक्ट। तो एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच और डॉपलर इफेक्ट। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब हो गया हायर फोर्स, हायर एनर्जी। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी आप जितनी ज्यादा जोर से बोलोगे, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, तो उस साउंड वेव की सिग्नल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। आप कहेंगे कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हायर फोर्स, हायर एम्पलीट्यूड, लाउडर साउंड, तो यहां पर ये कहलाती है आपकी इंटेंसिटी। अब पिच के बारे में बात करते हैं। हमारी आवाज़ की जो पिच होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी ज़्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी पिच भी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे के कैसे हो गए? रेसिप्रोकल हो गए, पहली चीज़। अब साउंड की जो पिच होती है वो डिसाइड करती है, वो बताती है कि आवाज़ पतली है या भारी है। जैसे कि पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आवाज़ पतली होती है। तो आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी पिच हाई होती है क्योंकि उनकी आवाज़ साउंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। जो बॉयज़ होते हैं उनकी साउंड की पिच कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ हल्की सी भारी होती है। Clear? It depends on the frequency of the vibration. Higher the frequency of the sound wave, the higher will be the pitch of the sound and vice versa. Clear? Loudness. तो loudness मेजर की जाती है एनर्जी से या एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम। जिसको हम मेजर करते हैं आवाज लाउडनेस, हम मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं? डेसिबल या फिर डीबी में। ठीक है, ऐसा WHO कहता है कि 45 डेसिबल के ऊपर के जो साउंड होते हैं उन्हें हम नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा WHO का कहना है। ओके,
चलो अगली बात कर लेते हैं टोन एंड नोट के बारे में। तो जो लोग म्यूजिकल बैकग्राउंड से होंगे तो वो समझते होंगे टोन और नोट के बारे में। टोन क्या होता है? प्योर साउंड होता है जिसमें एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, और जब बहुत सारी मल्टीपल फ्रिक्वेंसी हो जाती हैं किसी सिग्नल में तो उसको हम नोट कहते हैं, जो कि एक इम्प्योर साउंड होता है। तो टोन क्या है? अ प्योर साउंड ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टोन, वेयर एज नोट एन इम्प्योर साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नोट। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल नोट, क्योंकि म्यूजिकल नोट में बहुत सारे टोन्स होते हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। अब जैसे आप किसी रूम में बैठे हैं, घर खाली है, तो आपने देखा होगा कई बार आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है, आपको इको सुनाई देता है। या आप किसी माउंटेन एरिया पे खड़े हो और आप लोग अच्छे जोर से अपनी आवाज़, अपना नाम बोल रहे हैं और कुछ समय बाद आपको अपना नाम वापस सुनाई देता है। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच में, वो मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर के डिस्टेंस से ही क्या होगा फिर ये जो है वो रिफ्लेक्शन हो पाएगा साउंड का। तो साउंड वेव जो है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा कर लौट कर आती है। इसको ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ना हमारी पल्स रेट को चेक करने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के फिनोमेना पे ही काम करता है, जो कि हमारी हार्ट बीट को सुनने में मदद करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हम क्या कह देते हैं? कई बार इको कह देते हैं, कई बार हम इसे क्या कह देते हैं? इको कह देते हैं। मान लेते हैं आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हुए हो और कोई अच्छी शानदार सी पुष्पा मूवी चलो देखने के लिए गए हो, और अगर थिएटर में इको हो, मतलब डायलॉग ने मारा है एक्टर ने और वही डायलॉग वापस से रिपीट हो, मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन हो, तो इको होगा। तो क्या आप साउंड मतलब मजा ले पाओगे मूवी का? तो आंसर हो जाएगा नो। हम चाहते हैं कि इको कम हो, हम चाहते हैं कि मूवी थिएटर में इको कम से कम हो, तभी तो आप मूवी को फुली एंजॉय कर पाओगे, राइट। तो इसलिए आपने देखा होगा जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स डार्क कलर के होते हैं। इसके अलावा उनके नीचे और दीवारों पे हमेशा कुछ कवरिंग होती है ना, या फिर उनकी जो सरफेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होती हैं। क्यों? जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कम किया जा सके। ठीक है, द फिनोमेना वेयर आर द साउंड प्रोड्यूस इज हियर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड ना इको। तो इको कम करने के लिए क्या किया जाता है? इको कम करने के लिए बेलबेड या किसी कवर से दीवारों को ढक दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इको कम करने के लिए सरफेस जो होता है, दीवारें जो होती हैं वो खुरदुरी बनाई जाती है, ना कि चिकनी बनाई जाती है, क्योंकि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन रेट ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गई थी चीजें? तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन के बाद अगला जो इफेक्ट होता है वो डॉपलर इफेक्ट होता है। ये तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। चलो हम नहीं गए पहाड़ों पे, हमने नहीं चिल्लाया अपना नाम, नहीं फील किया इको, लेकिन डॉपलर इफेक्ट तो आपने जरूर देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन बहुत दूर है, उसने बहुत दूर से हॉर्न बजाना शुरू किया है। तो जब बहुत दूर थी ट्रेन, हॉर्न आपको सुनाई दे रहा था लेकिन उसकी इंटेंसिटी आपको कम सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आ रही है, साउंड की इंटेंसिटी आपको बढ़ते जा रही है। तो ये जो वर्चुअल, ये जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, इमेजिनरी चेंजेस आपको इंटेंसिटी में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं है कि वो दूर था तो धीमे हॉर्न बजा रहा था, पास आया तो एकदम कान पे तेज हॉर्न बजाने लगा। ऐसा तो नहीं था ना ट्रेन वालों के साथ। वो तो अपनी इंटेंसिटी से ही जो है वो हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन जब ट्रेन दूर थी तो उसकी इंटेंसिटी हमें कम फील हो रही थी, और जब ट्रेन पास आई तो इंटेंसिटी हमको ज्यादा फील हुई। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इफ ईदर द सोर्स ऑफ द साउंड और द ऑब्जर्वर इज मूविंग, देन देयर विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्वर। होगा, दूर होगी तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, पास आए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो ये जो आपका चेंजेस आपको होते हैं, यही आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। यही क्या होता है? आपका डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। अब मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, या कोई भी पर्सन बोल रहा है, तो हर एक व्यक्ति की जो साउंड होती है उसकी अपनी एक स्पीड होती है। स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगर मीडियम सॉलिड है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, अगर मीडियम गैस है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड होती है। तो अगर आपको लिख दिया जाए कि बताइए एक एल्यूमिनियम है आपके पास,
आपके पास वाटर है और आपके पास हाइड्रोजन गैस है और पूछ लिया जाए कि किस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी, तो बताएंगे एल्यूमिनियम में होगी, फिर वाटर में होगी, फिर हाइड्रोजन में होगी, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, अब देखिए गैस की तो कोई इलास्टिसिटी होती नहीं है, गैस तो पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कोई होता है तो वो सॉलिड होता है, क्योंकि जब आप सॉलिड मटेरियल को कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल थोड़े से दूर होंगे और वो अपनी प्रॉपर शेप से थोड़ा सा एक्सपांड होगा, लेकिन आपने प्रेशर हटाया तो ओरिजिनल शेप में वो आ जाएगा। तो इलास्टिक जितने मटेरियल होते हैं, सॉलिड में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन एसएससी का मुझे याद आता है, क्वेश्चन ये था जैसे कि आप रेलवे ट्रैक पे के पास खड़े हुए हैं और किसी व्यक्ति ने हथौड़ा मारा हुआ है रेलवे ट्रैक पे, तो आप अगर अपने कानों को ट्रैक पे लगाएंगे तो आपको दो साउंड सुनाई देंगे। एक साउंड आपको उस ट्रैक से आता हुआ सुनाई देगा और दूसरा साउंड जो हवा से आ रहा है, तो आपको दो साउंड सुनाई देंगे और जो ट्रैक से आया हुआ साउंड है ना वो आपको पहले सुनाई देगा, क्योंकि ट्रैक कैसा है, सॉलिड है, वहां से स्पीड ज्यादा थी और हवा से जो साउंड आया है उसकी स्पीड कम थी, तो उस केस में आपको दो साउंड सुनाई देंगे। तो याद रखिएगा सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। दूसरी बात होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी। अब यहां पर बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, मैं बताती हूं। देखिए डेंसिटी पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। सुनिएगा पहले ध्यान से, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। तो आप बोलेंगे मैडम आपने अभी अभी कहा है कि सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, जबकि सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा है और गैस की डेंसिटी कम होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखेंगे कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में है। तीसरी प्रॉपर्टी को आप कब यूज करेंगे, जब आपको सेम सेम मटेरियल मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछ लिया आपसे, बताइए हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों गैसेस, अब तीनों गैसेस हैं, तीनों गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होगी, तब आप पहुंच जाओगे डेंसिटी पे कि मैडम ने सिखाया है कि डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड कम, डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में स्पीड सबसे कम होगी और हाइड्रोजन में स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो जब सिमिलर टाइप के मटेरियल हो, एक ही मीडियम हो, तब आप एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे। अदरवाइज आपको हमेशा यही याद रखना है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और डेंसिटी पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री केल्विन और 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका साउंड भी इंक्रीज हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है साउंड की। अभी आपने देखा कि 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, जबकि 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। क्लियर हो गई थी चीजें? तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्पीड ऑफ साउंड देखिए एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा है 6320 मीटर पर सेकेंड, जबकि आपने अभी गैस में देखा, एयर में देखा 344 मीटर पर सेकेंड निकला था। तो कितना ज्यादा अंतर आप स्पीड ऑफ साउंड में देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे है, जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड विच डिफ्रेंशिएट अ शार्प साउंड फ्रॉम द ग्रेव और डल साउंड। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो साउंड की शार्पनेस को डिफ्रेंशिएट करती है, इंटेंसिटी, इको, पिच या रेजोनेंस। जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आंसर भी आपको वहां पे बता दूंगी। बस इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और 10 सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी में आए हो या एसएससी में आए हो, एक बार उन क्वेश्चन को लगा लीजिए, जिससे इस टॉपिक पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।